हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग और आपकी फैमिली सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। ये समय ही ऐसा चल रहा है, हम सभी को घर पे रहने की जरूरत है। अगर बहुत जरूरी न हो तो बाहर न जाए, और अगर इम्पोर्टेंट काम से जाना भी पड़े तो मास्क और सैनिटाइजर साथ में रखें। राइट। लास्ट लेक्चर में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा वो लेक्चर देख लिया होगा। वैसे अगर मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस का पार्ट है ये टॉपिक। वैसे कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज में इस टॉपिक को सेकेंड ईयर के सिलेबस में रखा गया है, बट अगर मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे ये। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो इंश्योरेंस है इसका क्या मतलब है, इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से रिस्क होते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ रिस्क होते हैं जो इंश्योरेंस में कवर होते हैं, जर्नल इंश्योरेंस में, ठीक है। जैसे लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक इंश्योरेंस, लॉस ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये तीन टाइप के रिस्क होते हैं जो फायर इंश्योरेंस के केस में या जनरल इंश्योरेंस के केस में कवर किए जाते हैं। तो इनकी हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम, जो क्लेम का अमाउंट है उसको जब कैलकुलेट करना होता है तो क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसके जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें आपको इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। ये जो इंश्योरेंस क्लेम जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें यही कैलकुलेट करना होगा, अमाउंट ऑफ क्लेम या इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसी पे बेस्ड हम लोग आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। राइट। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। इसीलिए मेरे कुछ लेक्चर थोड़े से लेंदी भी हो जाते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन लेक्चर वीडियोस की मदद से पढ़ना शुरू करिए। राइट। और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा। ओके। तो फिर चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस, ये वर्ड वैसे बहुत कॉमन है, बहुत सुना होगा आपने। आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ कि इंश्योरेंस होता क्या है। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी मतलब कंपनसेट करना, ठीक है, लॉस को कवर करना, दिस इज कॉल्ड इंडेमनिटी। ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी दो पार्टी होती है, एक होती है इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रही होती है, और एक होती है इंश्योर्ड जिसने अपना इंश्योरेंस कराया है। ठीक है। तो दो पार्टीज होती हैं, उनके बीच में अग्रीमेंट होता है। कैसा अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट या कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो इंश्योरर होता है, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो प्रॉमिस करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो दूसरी पार्टी जो इंश्योर्ड है उस दूसरी पार्टी को क्या करेगी, कंपनसेट करेगी अगर दूसरी पार्टी को लॉस होता है। ठीक है, अगर दूसरी पार्टी को लॉस होता है, और लॉस के कुछ रीजंस होंगे जो उस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड होंगे। अगर उन रीजंस के कारण जो इंश्योरर है अगर उसको लॉस होता है, तो जो इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या करेगी, वो इंडेमनीफाई करेगी, वो कंपनसेट करेगी, वो उस लॉस को कवर करेगी। ठीक है। और उसके बदले में जो इंश्योरर होता है, ठीक है, उसके बदले में जो इंश्योरर होता है वो एक सम ऑफ मनी जिसको हम प्रीमियम कहते हैं वो पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। तो दिस इज इंश्योरेंस।
एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। इंश्योरेंस का जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करिए एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी ने अपने यहाँ पे जो भी इन्वेंट्रीज है, जो भी स्टॉक है, उसका इंश्योरेंस कराया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस की कंपनीज होती हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस होता है, जर्नल इंश्योरेंस होता है। तो ये जर्नल इंश्योरेंस का पार्ट है, ठीक है। तो एक जर्नल इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये एक जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस किया, किसका, स्टॉक का। ये जो कंपनी है, इसके जो स्टॉक्स हैं, उसका इंश्योरेंस किया किसने, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंश्योरर, इसने इंश्योरेंस किया है, ठीक है। किसका इंश्योरेंस किया है, ये जो इंश्योर्ड है, ये जो कंपनी है जिसने अपने आके स्टॉक का इंश्योरेंस कराया है, ये हो गया इंश्योर्ड और ये हो गया इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अभी बताया था ना, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये इंडेमनिटी का यानी लॉस को कवर करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, इंश्योर्ड और इंश्योरर, ठीक है। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है, जिसमें जो इंश्योर्ड होता है, ठीक है, जिसने इंश्योरेंस कराया है, जो इंश्योर्ड है, वो क्या पे करता है, वो प्रीमियम पे करता है, एक सम ऑफ अमाउंट होता है, ठीक है, वो पे करता है इंश्योरर को। और उसके बदले में जो इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा लॉसेस को, अगर इंश्योर्ड को लॉस होता है, ठीक है। और लॉस किन रीजंस के कारण, जो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट में जो जो रीजन डिफाइंड है, उन रीजन के कारण अगर इंश्योर्ड को लॉस होता है, तो उस लॉस को कौन कंपनसेट करेगा, बताइए कौन कंपनसेट करेगा, ये जर्नल इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरर जो है कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती है, इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड जो होता है, इंश्योरर को क्या पे करता है, प्रीमियम, और उसके बदले में जो इंश्योरर होता है वो रिस्क कवर करता है, ठीक है, वो लॉस को कवर करता है, वो कंपनसेट करता है, वो इंडेमनीफाई करता है, ठीक है, किसको, इंश्योर्ड को। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ इंश्योरेंस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है। मैंने बताया था हमारा टॉपिक क्या है, इंश्योरेंस क्लेम। इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे कि आपको क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो क्लेम बेसिकली क्या होता है, क्लेम वो अमाउंट पेबल होता है बाय द इंश्योरर ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर वो इंसिडेंट अकर किया और इंश्योर्ड जो है उसको लॉस हुआ, ठीक है, तब अब इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा क्लेम का अमाउंट मिलेगा, ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यही आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको यही कैलकुलेट करना है, इंश्योरेंस का क्लेम का अमाउंट। अगर लॉस हुआ, अगर आग लगी या कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कुछ भी लॉस हुआ इंश्योर्ड को, ठीक है, इंश्योर्ड के स्टॉक का कुछ भी लॉस हुआ, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना अमाउंट पे करेगी इंश्योर्ड को, ठीक है, इसी को कहा जाता है इंश्योरेंस क्लेम, या सिंपली इसको क्लेम कहा जाता है कि जो इंश्योर्ड है उसका कितना क्लेम बन रहा है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए, जो इंश्योरर है उसकी कितनी लाइबिलिटी बन रही है। इंश्योरर ने प्रॉमिस किया था ना, इंश्योरर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर लॉस हुआ आप हमें प्रीमियम दीजिए, उसके बदले में हम आपका लॉस कवर करेंगे। तो अब इसकी लाइबिलिटी है, ठीक है, तो वही कितनी लाइबिलिटी बन रही है इंश्योरर की, ये हमें इस चैप्टर में कैलकुलेट करना है, यही होता है इंश्योरेंस क्लेम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं फायर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात करूंगी, ठीक है, फायर इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। वैसे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, जैसे अर्थक्वेक का इंश्योरेंस लिया हुआ है या फ्लड इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, सबका लॉजिक एकदम सेम है। मैं यहाँ पे फायर इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके समझाऊंगी कि अगर कंपनी ने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप का जो पॉलिसीज होती है ना, जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी, वो 1 ईयर की होती है, ये हर साल रिन्यू कराई जाती है फायर इंश्योरेंस की, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस अगर क्लेम लिया हुआ है तो ये जो पॉलिसी है ये 1 ईयर की होगी, और जितने की पॉलिसी ली है, ठीक है, जितने का इंश्योरेंस कराया है उसको कहा जाता है पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। स्टॉक, कंपनी के पास स्टॉक कितने के हैं उसके हिसाब से कंपनी क्या कराती है, इंश्योरेंस कराती है, ठीक है, एक अमाउंट डिसाइड करती है कि कितने की पॉलिसी लेगी, उसी को कहा जाता है पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। अब ये जो फायर इंश्योरेंस होता है इसमें 3 टाइप के रिस्क होते हैं जो कवर होते हैं,
ठीक है, ये 3 टाइप के रिस्क होते हैं जो फायर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। यही 3 टाइप के रिस्क हमें डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहला है लॉस ऑफ स्टॉक। अगर आग लग गई तो क्या होगा? स्टॉक या इन्वेंट्री जो है उसका नुकसान होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? अगर आग लग गई तो कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, इन सब का नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो दूसरा है लॉस ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। ठीक है, जो टेंजिबल फिक्स एसेट है फैक्ट्री के, उसका नुकसान हो सकता है। तो ये रिस्क कवर होता है। तीसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर आग लग गई तो 2-3 महीने के लिए या शायद इससे भी ज्यादा समय के लिए क्या होगा? कंपनी की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कंपनी जो नॉर्मल प्रॉफिट अभी तक अर्न कर रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे क्या है? प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा। तो वही है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो ये 3 टाइप के रिस्क होते हैं जो फायर इंश्योरेंस में कवर किए जाते हैं। ठीक है। तो इन्हीं को अब हमें डिटेल में पढ़ना है और एक एक पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आज के लेक्चर में। तो बस आगे समझते रहिए। चलिए, सबसे पहले टाइप का जो रिस्क जो फायर इंश्योरेंस में कवर होता है दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, जिसे स्टॉक इंश्योरेंस भी कहेंगे। स्टॉक का इंश्योरेंस अगर कराया हुआ है, कंपनी ने अगर स्टॉक का इंश्योरेंस करा हुआ है, तो उस केस में कैसे क्लेम कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अग्री करती है कि आप हमें फिक्स प्रीमियम दीजिए। अभी बताया था ना। इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अग्री करती है कि आप हमें फिक्स प्रीमियम दीजिए और हम इंडेमनीफाई करेंगे, हम लॉस को कवर करेंगे, हम कंपनसेट करेंगे अगर कोई भी स्टॉक का लॉस होता है बाय फायर। आग लगने से अगर स्टॉक जल जाते हैं तो हम क्या करेंगे? इंडेमनीफाई करेंगे, हम उस लॉस को कवर करेंगे। उसके बदले में आप हमें फिक्स प्रीमियम का अमाउंट देते रहिए। ठीक है। बट अच्छा, इसमें एक खास बात है। बट यहाँ पे जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? उसकी लायबिलिटी ध्यान से समझिएगा। जो इंश्योरर है उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? उसकी लायबिलिटी होगी अमाउंट ऑफ लॉस, कितने का लॉस हुआ, या जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है, पॉलिसी कितने की ली, इन दोनों में से जो कम होगा ना, वो होता है लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। इंश्योरर कितने अमाउंट के लिए लायबल है, इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी लायबिलिटी कितनी बनती है? उसकी लायबिलिटी बनती है अमाउंट ऑफ लॉस, यानी कितने का लॉस हुआ, और कितने की पॉलिसी ली। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कितने का लॉस हुआ और कितने की पॉलिसी ली, इन दोनों में से जो कम होगा वो बनता है इंश्योरर की लायबिलिटी। ठीक है। जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, सपोज करिए कंपनी है, उसके 50,000 के स्टॉक थे। ठीक है, 50,000 के स्टॉक थे और फिर आग लग गई जिसमें पाया गया कि आग लगने से 20,000 का नुकसान हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी होगी इंश्योरर की वो कितने की होगी? लायबिलिटी कितने की होगी? लायबिलिटी होगी पॉलिसी कितने की ली, और सॉरी, ये मैंने 50,000 पॉलिसी अमाउंट बताया। ठीक है, कंपनी जो है उसने पॉलिसी ली है 50,000 की। ठीक है, और उसका जो लॉस हुआ है वो 20,000 का लॉस हुआ है। तो इन दोनों में से जो अमाउंट लेस है वो बनती है लायबिलिटी ऑफ इंश्योरर। तो यहाँ पे 20,000 कम है ना, तो 20,000 क्या होगी? लायबिलिटी होगी इंश्योरर की। तो ये लॉजिक थोड़ा सा समझ के रखिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस क्लेम, हमें इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? इंश्योरेंस क्लेम कि कितना, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना क्लेम का अमाउंट पे करेगी, किसको? इंश्योर्ड को। ठीक है। तो क्लेम के अमाउंट के लिए हमें चाहिए लॉस, कि आग लगने से नुकसान कितने का हुआ। अगर हमें क्लेम का अमाउंट पता करना है कि कितना क्लेम बनता है, इंश्योर्ड का कितना क्लेम बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आग लगने से नुकसान कितने का हुआ। ठीक है, उसी के बेसिस पे तो क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके सिंपल से 3 स्टेप हैं। अभी मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी। 3 सिंपल से स्टेप हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं क्लेम का अमाउंट। ठीक है। तो क्लेम के अमाउंट के लिए हमें चाहिए लॉस। ठीक है। अब ये लॉस कैसे पता चलेगा? सवाल ये आता है कि आग लगने से कितने का नुकसान हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जिस तारीख को आग लगी उस तारीख को कितना स्टॉक था,
ठीक है, जिस तारीख को आग लगी उस तारीख को कितना स्टॉक था, उसमें से हम माइनस करते हैं स्टॉक सेव्ड। आग लगने के बाद देखा गया, पूरी सफाई की गई कि कितने के स्टॉक बच गए, तो कितना स्टॉक पहले था और कितना स्टॉक बच गया, उसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ना कि कितने का नुकसान हुआ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 तारीख को आग लगी, ठीक है, तो 1 तारीख को आग लगने से पहले कितने का स्टॉक था, तो सपोज करिए 50,000 का स्टॉक था आग लगने से पहले, ठीक है। फिर आग लग गई, उसके बाद 2 तारीख को जब पूरी सफाई हुई, देखा गया कि कितने के स्टॉक बचे हैं, तो पाया गया कि 20,000 के स्टॉक क्या हुए, सेव हो गए हैं, 20,000 के स्टॉक बच गए हैं। तो यानी लॉस कितने का हुआ, 30,000 के स्टॉक का लॉस हुआ। 50,000 के स्टॉक पहले थे और 20,000 के स्टॉक आग लगने के बाद बच गए, यानी लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 30,000 के स्टॉक जो है आग में जल गए। ठीक है, तो यही लॉजिक एकदम यूज करना है यहाँ पे क्लेम का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, लॉस का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए इस लॉजिक को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं वो जो 3 स्टेप की बात कर रही थी उसके बाद उस पर आती हूँ। एक कॉन्सेप्ट है अंडर इंश्योरेंस का। अंडर इंश्योरेंस क्या होता है कि सपोज करिए स्टॉक है 80,000 के, जो फैक्ट्री है वहां पे स्टॉक है 80,000 के, पर जो कंपनी है उसने अपना जो इंश्योरेंस कराया है स्टॉक का वो केवल 50,000 की पॉलिसी कराई, जो स्टॉक है उसका 50,000 का इंश्योरेंस कराया, तो दिस इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस। इसको अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। 80,000 के स्टॉक थे लेकिन इंश्योरेंस केवल 50,000 का कराया, तो इसको कहा जाता है अंडर इंश्योरेंस। तो अंडर इंश्योरेंस के केस में जो क्लेम का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योर्ड होता है, ठीक है, वो भी लॉस को बियर करता है। ठीक है, इंश्योर्ड को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसने अंडर इंश्योरेंस कराया, 80,000 के स्टॉक का 50,000 का ही इंश्योरेंस कराया, तो उस केस में जो क्लेम का अमाउंट आता है वो कम आता है एज कंपेयर टू द लॉस। जितने का लॉस हुआ पूरा का पूरा लॉस क्लेम में नहीं मिलता है, उससे कम मिलता है। ठीक है, कितना कम मिलता है, जितना कम उसने इंश्योरेंस कराया उतने उसी रेशियो में उसको कम मिलता है। ठीक है, चलिए अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही थी कि क्लेम का जो अमाउंट है उसको डिटरमाइन करने के क्वेश्चन आएंगे कि आपको क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करने के सिंपल से 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अगर क्लेम फाइंड आउट करना है कि इंश्योर्ड जो है उसका कितना क्लेम बन रहा है, तो सिंपल से 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सिंपल से 3 स्टेप में बेसिकली देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि क्लेम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आग लगने से कितने का लॉस हुआ। ठीक है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बस सिंपली लॉस फाइंड आउट कर लो कि आग लगने से कितने के स्टॉक का लॉस हुआ। अगर लॉस फाइंड आउट कर लिया तो क्लेम आ जाएगा। ठीक है, बट लॉस क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा? अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली नहीं दिया रहेगा कि कितने का लॉस हुआ, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी पिछली स्लाइड में मैंने लॉजिक बताया कि जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का स्टॉक था, उसमें से माइनस करेंगे कि कितना स्टॉक सेव हुआ। यही लॉजिक यूज करना है लॉस को निकालने के लिए। तो वही है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हम फाइंड आउट करेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का स्टॉक था, ठीक है, फैक्ट्री में कितने का स्टॉक था। तो ये फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है कि जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का स्टॉक था, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा। उसके लिए आपको एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ना, एकदम सेम वही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है, मेमोरेंडम मतलब टेम्परेरी, ये एक टेम्परेरी ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें क्लोजिंग स्टॉक, या कह लीजिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का स्टॉक था, ये फाइंड आउट करने के लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं।
तो ये ऐसे फॉर्मेट आप बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड टू द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस तारीख तक का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, एकदम सिंपल जैसे हम पहले बनाए हैं 11th क्लास में वैसा एकदम बनाएंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, डेबिट साइड में परचेज रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में सेल्स को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, और उसके बाद आता था क्लोजिंग स्टॉक, या कह लीजिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। और ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को सम करेंगे और इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक, या कह लीजिए कितना स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर। तो यहां से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आपका निकल जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, ये हुआ स्टेप 1। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? लॉस पता करेंगे कि कितना लॉस हुआ आग लगने से। तो कैसे पता चलेंगे करेंगे? वही लॉजिक जो अभी बताया था, कितना स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर, इसमें से माइनस करेंगे साल्वेज वैल्यू, यानी कितना स्टॉक बच गया आग लगने के बाद। ठीक है, तो सपोज करिए स्टॉक था, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक था 50,000 का, फिर आग लगने के बाद देखा गया स्टॉक बचा है 20,000 का स्टॉक बचा है, यानी लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ 30,000 का। तो ये लॉजिक यूज करेंगे कि कितने का लॉस हुआ आग लगने से। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो ये दो सिंपल से स्टेप है जिनसे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल लॉस, और जितने का लॉस है वही क्या है? क्लेम का अमाउंट है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक यहाँ पे है एवरेज क्लॉज, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एवरेज क्लॉज। ठीक है, अगर एवरेज क्लॉज नहीं एप्लीकेबल है, ध्यान से समझिएगा, अगर एवरेज क्लॉज, ठीक है, एवरेज क्लॉज एक कंडीशन है। ठीक है, एवरेज क्लॉज अगर नहीं एप्लीकेबल है तो जो आपने यहाँ पे लॉस 30,000 का जो लॉस निकाला है यही है आपका अमाउंट ऑफ क्लेम, और यही है आंसर। ठीक है, अगर एवरेज क्लॉज नहीं एप्लीकेबल है तो ये जो आपने एक्चुअल लॉस निकाला है दिस इज द अमाउंट ऑफ क्लेम, ये आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज क्लॉज लगा हुआ है, क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर एवरेज क्लॉज लगा है तो उस केस में थर्ड स्टेप आता है। ये तो स्टेप सेकंड था ना। ठीक है, अगर एवरेज क्लॉज लगा है तो स्टेप थर्ड आता है। ठीक है, बट चलिए देखते हैं ये एवरेज क्लॉज होता क्या है। तो एवरेज क्लॉज, अभी मैंने अंडर इंश्योरेंस की बात की थी आपसे, सेकेंड या थर्ड स्लाइड पे मैंने अंडर इंश्योरेंस की बात की थी। तो अगर अंडर इंश्योरेंस होता है तो वहां पे एवरेज क्लॉज लगता है। ठीक है, सपोज करिए, अभी मैंने बताया था ना कि सपोज करिए जो स्टॉक है वो 80,000 के हैं, बट जो कंपनी है उसने 50,000 का इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, तो ये क्या है? अंडर इंश्योरेंस कराया है। 80,000 के स्टॉक थे लेकिन इंश्योरेंस कराया 50,000 का। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस के केस में लगता है ये क्लॉज, एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज के केस में क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ क्लेम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और किस प्रपोर्शन में कम हो जाता है? उसी प्रपोर्शन में कम हो जाता है जिस प्रपोर्शन में जो बिजनेसमैन है, जो फैक्ट्री है, उसने अपना स्टॉक का इंश्योरेंस जिस प्रपोर्शन में कम कराया है उसी प्रपोर्शन में अमाउंट ऑफ क्लेम भी कम हो जाता है। तो उस केस में अगर एवरेज क्लॉज लगता है, अगर अंडर इंश्योरेंस का केस होता है, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ क्लेम है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ पॉलिसी यानी कितने की पॉलिसी ली, डिवाइडेड बाय एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू, इंश्योरेबल वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस सफर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसी फिगर्स को पुट करूं, सपोज करिए फैक्ट्री थी, उसके स्टॉक 80,000 के थे, इंश्योरेंस कराया 50,000 का, आग लग गई जिसमें लॉस हुआ 20,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो कितने की पॉलिसी है? पॉलिसी है 50,000 की। ठीक है, इंश्योरेबल वैल्यू क्या है? 80,000 के स्टॉक है, और लॉस कितने का हुआ है? 20,000 का हुआ है। ठीक है, 20,000 का लॉस हुआ है, 80,000 के 80,000 के स्टॉक है, और इंश्योरेंस कितना कराया? 50,000 का कराया। तो फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 12,500, आपका आएगा 12,500। इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 का लॉस हुआ,
ठीक है, आग लगने से 20,000 का लॉस हुआ, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे क्लेम कितने का मिलेगा? क्लेम मिलेगा केवल 12,500। कम मिलेगा क्लेम। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस कराया है। आपके 80,000 के स्टॉक थे, लेकिन इंश्योरेंस केवल 50,000 का कराया, अंडर इंश्योरेंस कराया, इसलिए यहाँ पे क्या है, जो क्लेम होगा दैट विल बी 12,500 ओनली। ठीक है, तो दिस इज एवरेज क्लॉज। तो अगर अंडर इंश्योरेंस का केस होता है तो वहां पे ये क्लॉज लगता है एवरेज क्लॉज। और एवरेज क्लॉज के केस में जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन में अंडर इंश्योरेंस है तभी ये तीसरा स्टेप आएगा, नहीं तो 2 स्टेप में आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एवरेज क्लॉज है इसको को इंश्योरेंस क्लॉज भी कहते हैं। को इंश्योरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉस है उसका एक सर्टेन पोर्शन इंश्योर्ड भी बियर करता है। इंश्योर्ड, ठीक है, यहाँ पर जो इंश्योरेंस है उसका जो लॉस हो रहा है वो इंश्योर्ड भी बियर करता है और इंश्योरर भी बियर करता है, दोनों पार्टीज। इसीलिए नाम क्या है? को मतलब दोनों, दोनों पार्टीज मिलके जो लॉस है वो बियर करती है। देखिए इस वाले एग्जाम्पल में 20,000 का लॉस हुआ, ठीक है, जिसमें से जो 12,500 है ये कौन देगा? ये इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस कंपनी देगी 12,500, और जो बचा हुआ 7,500 है वो किसको बियर करना पड़ेगा? ये लॉस इंश्योर्ड को बियर करना पड़ेगा, इसी कंपनी को बियर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने क्या कराया? अंडर इंश्योरेंस कराया, कम इंश्योरेंस कराया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। मिस्टर सुरेश प्रिपेयर अकाउंट टू 30 जून एवरी ईयर। मिस्टर सुरेश है, ये 30 जून को अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 30 सितंबर 1993 को इनकी फैक्ट्री में आग लग गई, इनके प्रीमाइसेस में आग लग गई, जिससे इनका स्टॉक जल गया। ठीक है, पर इनकी कुछ बुक्स सेव हो गई, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट सेव हो गई, तो उससे थोड़ी डिटेल मिल गई। क्या क्या डिटेल मिली कि 30 जून 1993 को इनके पास स्टॉक थे 20,000 के। फिर उन्होंने कुछ परचेजिंग की थी, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक कुछ परचेजिंग हुई थी स्टॉक की। कितने की? 40,000 की हुई थी। कुछ कमीशन पे किया था इन्होंने परचेज मैनेजर को 2% का। फिर वो जो परचेजिंग की थी उसमें कैरेज का कुछ खर्चा आया था 200 रुपए का। फिर कुछ सेलिंग भी हुई थी, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक सेलिंग भी हुई थी 60,000 की। ठीक है, फिर इसके आगे बताया गया है कि एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स फॉर द लास्ट 3 ईयर इज 25%। ठीक है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इसका रेशियो दिया गया है, कितना है? 25%। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दी गई है। फिर इसके बाद आगे बताया है कि स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 5,000 वॉज साल्वेज्ड, यानी 5,000 के जो स्टॉक थे वो सेव कर लिए गए आग के बाद। आग लगने के बाद 5,000 के स्टॉक बच गए, सेव हो गए। तो आपको पता करना है, प्रिपेयर एन अकाउंट टू असर्टेन द अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, यानी कितना अमाउंट रिकवर होगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम बनता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन एक बार खुद भी रीड करिएगा। मैंने रीड करके समझा दिया है, ठीक है, आप एक बार खुद से क्वेश्चन रीड करिएगा। तो आपको निकालना है क्लेम का अमाउंट। ठीक है, तो क्लेम के अमाउंट के लिए मैंने बताया था, अगर हमें लॉस पता चल जाए कि कितने का लॉस हुआ, यानी स्टॉक कितने का जला, ठीक है, कितने का लॉस हुआ, ये अगर पता चल जाए तो हमें क्लेम का अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, उतना ही क्लेम होगा। अच्छा, एक चीज और है, इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पे भी अंडर इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है। अंडर इंश्योरेंस नहीं लग रहा, नहीं है, यानी एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। जितने के स्टॉक है उतने का ही इंश्योरेंस कराया गया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी अंडर इंश्योरेंस की बात नहीं है, यानी स्टेप 3 जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था वो नहीं लगेगा। सिंपली आपको 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना लॉस हुआ, आग लगने से कितने का लॉस हुआ, वही तो होगा क्लेम का अमाउंट। आग लगने से कितने का लॉस हुआ वही होगा सिंपली क्लेम का अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई अंडर इंश्योरेंस नहीं है, कोई एवरेज क्लॉज नहीं है। ठीक है, बट आग लगने पे कितने का लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा?
तो इसके लिए ये तो बता दिया गया है कि आग लगने के बाद कितने के स्टॉक सेव हुए, 5,000 के स्टॉक सेव हुए हैं, ये तो बता दिया गया है। बट आग लगने से पहले कितने के स्टॉक थे ये तो नहीं दिया है ना। इसके लिए आपको बहुत सारी डिटेल दे दी गई है। आग लगने से पहले कितने का स्टॉक था, इसके लिए बहुत सारी डिटेल दी गई है, डायरेक्टली नहीं दिया है। तो मैंने बताया था उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द 3 मंथ, कब से कब तक, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर, क्योंकि 30 सितंबर को आग लगी ना, तो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सारी डिटेलिंग आपको क्वेश्चन में दी है, आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में कितना है, 30 जून को था स्टॉक कितने का, 20,000 का। तो यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया। फिर इसके बाद कुछ परचेजिंग हुई है, क्वेश्चन में देखिए परचेजिंग हुई है 40,000 की, 40,000 की परचेजिंग है। कैरेज का खर्चा 200 पे किया गया है। कमीशन पे की गई है 2%, 2% ऑफ 40,000। तो 40,000 का 2% कितना होगा, 800। तो कमीशन 800 पे की गई। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे आ जाएगा 41,000। फिर इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं ना, लास्ट स्लाइड में बताया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। हाँ देखिए बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स कितना है, 25%। ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स कितना है, 25%। तो अगर मुझे यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स कितने की है, 60,000 की सेल्स है। मैं 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% कर दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है 60,000, क्योंकि 60,000 क्या है, सेल्स है, इसको हमने 25% इसका निकाला तो हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 15,000। ठीक है, और बताइए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी सब हमने रिकॉर्ड कर लिया। आ जाइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स, क्वेश्चन में दी है सेल्स देखिए 60,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक या कह लीजिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बैलेंसिंग फिगर से। आप डेबिट साइड को सम करिए, आपका आएगा 76,000। ठीक है, डेबिट साइड को सम किया आया 76,000। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो यहाँ पे भी आपने लिखा 76,000। ठीक है, सेल्स है 60,000 यानी बैलेंसिंग फिगर आ गया 16,000। यानी जिस दिन आग लगी उस दिन कितने के स्टॉक थे, 16,000 के स्टॉक थे। ठीक है, तो अब आपको क्लेम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि कितने के स्टॉक थे ऑन डेट ऑफ फायर, 16,000। ठीक है, कितने स्टॉक सेव हुए आग लगने के बाद, 5,000। यानी लॉस कितने का हुआ, तो माइनस कर दीजिए 11,000, यानी 11,000 का लॉस हुआ स्टॉक का। तो क्लेम का अमाउंट कितना बनता है, क्लेम का अमाउंट बनता है 11,000। ठीक है, पूरा का पूरा क्लेम का अमाउंट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई अंडर इंश्योरेंस नहीं है, कोई एवरेज क्लॉज नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लेम कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का रिस्क। दूसरे टाइप का कौन सा रिस्क है जो कवर होता है, बताया था ना, दूसरे टाइप का रिस्क है दैट इज लॉस ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, उसके कुछ टेंजिबल फिक्स एसेट्स होंगे, बिल्डिंग वगैरह होगी, मशीनरी होगी, तो आग लगने से उनका भी लॉस होगा, तो वो भी फायर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी बात यह है कि एकदम सेम वही लॉजिक यूज करेंगे, एकदम सेम लॉजिक जो हमने अभी स्टॉक इंश्योरेंस के केस में जो लॉजिक यूज किया था, एकदम सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्लेम निकालते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है, यहाँ पे जो बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट है, वो जो फिक्स एसेट है उसकी जो बुक वैल्यू है, ये ली जाती है वैल्यू ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस तारीख को आग लगी उस तारीख को फिक्स एसेट की हमें वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होती है, वो लेते हैं हम बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। उस फिक्स एसेट की जो बुक वैल्यू है वो ली जाती है वैल्यू ऑन डेट ऑफ फायर। बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि यहाँ पे लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, बुक वैल्यू में से माइनस करेंगे साल्वेज वैल्यू। बुक वैल्यू यानी जो भी एसेट है उसकी बुक वैल्यू क्या थी ऑन द डेट ऑफ फायर, इसमें से हम माइनस करते हैं साल्वेज वैल्यू, यानी कितना एसेट सेव हुआ, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल लॉस। ठीक है, तो सेम यही लॉजिक यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। एक फेयर डील कंपनी है, उसके यहाँ पे आग लग गई उसके प्रेमाइसेस में 1 अगस्त 1993 को। ठीक है, जिससे उसका अधिकतर मोस्टली जो बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गई। फिर ये जो फेयर डील कंपनी है, इन्होंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी।
ठीक है, जिसमें बिल्डिंग कवर हो रही थी। इन्होंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली थी? 8 लाख की ली थी। ठीक है, और ये फिर बाद में अग्री हुआ, देखा गया आग लगने के बाद कि 3/4 ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन लॉस्ट। ये जो बिल्डिंग है 3/4 बिल्डिंग आग में डिस्ट्रॉय हो गई है, खराब हो गई है। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ फायर, जिस समय आग लगी उस समय जो बुक वैल्यू थी बिल्डिंग की दैट वाज 10 लाख, वो 10 लाख थी। ठीक है, तो आपको पता करना है अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, ये सिंपल सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको अमाउंट ऑफ क्लेम पता करना है। बिल्डिंग की बुक वैल्यू क्या है? 10 लाख, और इंश्योरेंस कितने का लिया था? 8 लाख का। और ये जो आग लगने से कितने का लॉस हुआ? 3/4 बिल्डिंग का लॉस हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको पता करना है अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर बिल्डिंग है 10 लाख की, इंश्योरेंस कितने का कराया? इंश्योरेंस कराया 8 लाख का। तो ये किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। ये अंडर इंश्योरेंस का केस है। 10 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी बुक वैल्यू है 10 लाख की, इंश्योरेंस कराया 8 लाख का, तो ये क्या है? अंडर इंश्योरेंस का केस है। तो यानी यहाँ पे एवरेज क्लॉज लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखते हैं कितने का नुकसान हुआ। तो 10 लाख की बिल्डिंग है और बोला गया है 3/4 बिल्डिंग का लॉस हो गया है। तो 10 लाख की बिल्डिंग 3/4 का लॉस हुआ, यानी लॉस कितने का हुआ? 7,50,000। ठीक है, आग लगने से कितने का लॉस हुआ? 7,50,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल लॉस सफर्ड 7,50,000। तो इन्होंने अगर 10 लाख की बिल्डिंग है, 10 लाख का इंश्योरेंस कराया होता, तो टोटल ये जो 7,50,000 है ये आ जाता क्लेम का अमाउंट। बट यहाँ पे इन्होंने क्या कराया? यहाँ पे इन्होंने अंडर इंश्योरेंस कराया है। अंडर इंश्योरेंस मतलब कम अमाउंट का इंश्योरेंस कराया, तो यहाँ पे लगेगा एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज के केस में मैंने बताया था अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली है? तो 8 लाख की ली है, डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू। तो 10 लाख की इंश्योरेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लॉस, कितने का लॉस है? तो 7,50,000। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए। किस केस में? अंडर इंश्योरेंस के केस में, जब एवरेज क्लॉज लगता है। ठीक है, वैसे तो लॉस है 7,50,000 का, लेकिन अंडर इंश्योरेंस है, इसलिए जब आपने क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट किया तो आपका आया 6 लाख। ठीक है, ये 6 लाख क्यों कम आया? क्योंकि यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस कराया था। ठीक है, 7,50,000 जो है ये लॉस है, लेकिन इसमें जो क्लेम का अमाउंट, जो कंपनी से जो क्लेम का अमाउंट मिलेगा दैट विल बी 6 लाख ओनली। ठीक है, तो कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना कवर करेगी? वो कवर करेगी 6 लाख। और जो फेयर डील कंपनी है जिसके यहाँ आग लग गई, वो कितना लॉस बियर करेगी? वो 1.5 लाख का लॉस बियर करेगी। ठीक है, टोटल लॉस है 7.5 लाख का, जिसमें 6 लाख आपको कंपनी से कवर होगा और 1.5 लाख खुद बियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंडर इंश्योरेंस कराया था। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हमें पढ़ना है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा जो रिस्क कवर होता है, मैंने बताया था ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बट ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफी लेंदी हो गया है। और तब तक आप जो मैंने फर्स्ट रिस्क बताया है स्टॉक इंश्योरेंस, जो दूसरा रिस्क बताया है लॉस ऑफ फिक्स एसेट, वो तब तक रिवाइज करिए। ये जो तीसरा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है ना, ये थोड़ा सा डिटेल है। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, तो लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इस लेक्चर में पहले के 2 रिस्क हमने कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये जो तीसरा रिस्क है, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं लेक्चर आज का यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगर ये लेक्चर समझ में आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर में वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।